बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। एससीओ कॉन्फ्रेंस भी अब अपनी उरूज पर है। आज चीन के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुँच कर न सिर्फ चीन बल्कि बहुत सारे ममालिक के वज़राए ख़ारजा से लेके वज़राए आज़म इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, पूरे शहर को। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम से लेके कराची की सूरत हाल पर। इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया, अब कराची बार के सदर हैं आमिर वड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है। खुश आमदीद कहेंगे आमिर वड़ाई साहब। थैंक यू। आमिर वड़ाई साहब, पहले मैं ज़रा, चूँकि आपका ताल्लुक़ कराची बार से है, मैं इस पर मैं चाहूँगा पहले मैं आपसे कैटेगोरिकली टेक ले लूँ। कल जो हुआ कुछ ख़वातीन के साथ नारवा सलूक हुआ, वो तो कहा यह जा रहा है कि कोई मुसव्विर है, कोई गायक है, कोई एडवोकेट है, मतलब इस तरह के पढ़े लिखे लोगों के साथ ये जो रवैया पुलिस ने किया, इस पे फिर उन पर एफआईआर भी हो गई है गालबन, आपके इल्म में होगा। आज आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, तो आपका लाएअमल क्या होगा कराची बार का? देखिए, जो भी है, जिस तरीके से पुलिस ने ट्रीट किया है, ये बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मजम्मत अमल है, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ तक एफआईआर का ताल्लुक, अभी ये नहीं मालूम है कि किन लोगों के खिलाफ उन्होंने की है। जब मेरी डिटेल सामने आ जाएगी तो उसमें ज्यादा बेहतर आपसे बात कर सकूंगा। बाकी हम इस तरीके की किसी भी जो भी एफआईआर कटेगी उसमें हम उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जो इस एफआईआर के थ्रू विक्टिमाइज करेंगे, विक्टिमाइज होंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बीबी आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने इस पर ट्वीट किया है और मजम्मत की है, लेकिन वो जो होम मिनिस्टर हैं ज़िया लंजार साहब, वो तो कह रहे हैं कि एसीओ कॉन्फ्रेंस और कराची में दफ़ा जब 144 था तो ये लोग क्यों निकले? तो क्या वो ठीक कह रहे हैं कि लोगों को नहीं निकलना चाहिए था? देखिए, बात ये नहीं है कि लोग क्यों निकले ना, सही है। एक प्रोटेस्ट अनाउंस था, लोग जा रहे थे, उनका एक मार्च था। बेसिकली एक प्रोटेस्ट भी नहीं था, एक मार्च था, रवादारी मार्च था कि हमें मोहब्बत से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, सही है, उससे रेलेवेंट था, सही है। तो उसमें अगर लोग निकले थे तो उसमें 144 लगाने की जरूरत क्या थी एक दिन पहले? और इन केस अगर लगा दिया था तो और लोग प्रोटेस्ट के लिए आ रहे, क्या वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पीसफुल नहीं थे? आपने देखा होगा, आपने ने किसी के हाथ में भी आपने किसी किस्म की कोई इवन डंडा भी नहीं देखा हुआ होगा। तो सारे पढ़े लिखे लोग थे, तो उनके साथ ये सलूक करना मेरे ख्याल से किसी तरीके से भी जस्टिफाइबल नहीं है। अच्छा आमिर वड़ाई साहब, अब मैं ज़रा आ जाता हूँ 26वीं आइनी तरमीम पर। बींग आप चूँकि माहिर कानून हैं, आप खुद भी बैरिस्टर हैं, एडवोकेट हैं और कराची बार के सदर हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। एक 26वीं आइनी तरमीम वफाकी हुकूमत करने जा रही है और बिलावल साहब ने कहा 25 अक्टूबर से पहले कानून साजी हो जाएगी। लेकिन दूसरी जो जो अपोजिशन की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कह रहे हैं कि ये कदगन लगाया जा रहा है, ये जो अदलिया है, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उन पर असरअंदाज हुआ जा रहा है। तो आप इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये जो 26वीं तरमीम है, इसके जो बेसिकली अगर हमारा बाहर का व्यू लें तो हम इसके फेवर में नहीं है। कल हमने एक ऑल पाकिस्तान लॉयर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ऑल पाकिस्तान लॉयर जो है कन्वेंशन भी कॉल किया है, जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुतालिक एक डिबेट होगी, ओपन डिबेट, जिसमें मुख्तलिफ वकला आएंगे पूरे पाकिस्तान से और अपनी वो राय देंगे कि वेदर वो इस अमेंडमेंट से एग्री है या डिसएग्री है। बेसिकली ये जो अमेंडमेंट हो रही है, अगर आप उस अमेंडमेंट को पढ़ेंगे तो इस अमेंडमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है और जो मुझे नहीं लगता है कि उस अमेंडमेंट में या उस अमेंडमेंट के थ्रू वो होनी चाहिए। और ये अभी बेशक ये जो पार्टीज हैं जो खुशी खुशी कर रही हैं, बेशक ये अभी कर लें, लेकिन फ्यूचर में वो खुद भी इस अमेंडमेंट की विक्टिमाइज होंगी। मतलब क्या मुझे माजी की वकला तहरीक याद है, क्या इस तरह की कोई तहरीक का इंदिया है? देखिए, अभी तो नहीं है, अभी तो कल वकला कन्वेंशन है, फिर विद द टाइम इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन जिस तरीके की ये अमेंडमेंट है शायद वकला इनको एक्सेप्ट ना करे। अच्छा, लास्ट में मेरा आपसे सवाल है, चूँकि कराची बहुत बड़ा शहर है, आपका ताल्लुक भी इसी शहर से है, लेकिन यहाँ पे आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं जो कल हुआ था। इसकी रोकथाम के लिए और एक क्राइटेरिया नहीं बना देने चाहिए कि ऐसा ना हो कि पढ़े लिखे लोग, ख़वातीन हर मकातब फ़िक्र पर लाठी चार्ज हो जाता है, FIRs हो जाती हैं। अभी कल जो हुआ उसमें एक अच्छा नामी सिंगर था सैफ समेत, जो उसके साथ जिस तरीके से लाठी चार्ज हुआ,
پھر ایک ہماری بیرسٹر تھی رومیسا چانڈیو صاحبہ، ان پہ جس طریقے سے ان کو گھسیٹا گیا، پھر اسی طریقے سے دیگر لوگ تھے، سب پڑھے لکھے لوگ تھے. یہ اصل میں ہمیں ہماری پولیس کو ٹرین کرنا پڑے گا، ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو آپ کو جب بھی آپ موب کو ہینڈل کر رہے ہیں لازمی نہیں ہے کہ اس کا ایک وہ انگریز کے زمانے کا جو طریقہ تھا کہ غلاموں کو ڈنڈے مارو اور بھگا دو، وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے. آپ کو اپنا موڈ چینج کرنا پڑے گا، آپ کو خود میں فلیکسیبلٹی لانی پڑے گی اور چیزیں اچھی کرنا اور اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو انجام دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عامر وڑائے صاحب، آپ نے اپنا موقف دیا، قیمتی وقت دیا. عامر وڑائے صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ہم نے ان سے 26ویں آئینی ترمیم سے لے کے کراچی کی موجودہ جو کشیدہ صورتحال تھی اس پر ہم نے موقف لیا. نیکسٹ ہمیں جوائن بھی کریں گے کچھ اور مہمان، ہم ان کو بھی کال پہ لیں گے. اور موجودہ پاکستان میں جو SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے، شنگھائی تعاون تنظیم جو پاکستان جس کی میزبانی کر رہا ہے، بہت بڑی یہ ہماری اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس پر پاکستان تحریک انصاف نے پھر 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی ہے. اب وہ احتجاج کی جو کال ہے، کیا یہ صحیح وقت ہے احتجاج کی کال دینے کا؟ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، یا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ احتجاج کی کال واپس لے لے گی؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. کیا یہ صحیح ٹائم ہے یا ملک دشمنی ہے، یا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ احتجاج تو ہمارا حق ہے، ہم نے ٹائم کو نہیں دیکھنا. لیکن اب پوری دنیا سے جو معززین ہیں، جو وزرائے خارجہ ہیں، وزرائے اعظم ہیں، وہ ہمارے ملک تشریف لا رہے ہیں. ہمیں موقع ملا ہے، پاکستان میں اب انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان مضبوطی کی طرف جائے گا، مستحکم بننے جائے گا. ایسی صورتحال میں ہم ان کو پاکستان کا کون سا چہرہ دکھائیں گے، اس پر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا مثبت چہرہ دکھائیں، نہ کہ ہم پھر ان کو احتجاج سے بھرا پاکستان دکھائیں. اس وقت ہمیں فون کال پہ جوائن کیا ہے عزیز اعوان صاحب نے. عزیز اعوان صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. غالباً عزیز اعوان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کر رہے تھے SCO کی. پاکستان کے لیے کتنی سود مند ثابت ہوگی مضبوط مستحکم پاکستان کی طرف حکومت کا یہ قدم ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک احتجاج کی کال واپس نہیں لی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، آپ چیف کوآرڈینیٹر ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں، ایکس مین سروس سوسائٹی سے آپ کا تعلق ہے. عزیز اعوان صاحب نے جوائن کیا، خوش آمدید کہیں گے عزیز اعوان صاحب. جی بہت شکریہ ساجد بھائی. عزیز اعوان صاحب، احتجاج کی کال، دوسری جانب آدھی دنیا کے وزرائے خارجہ، وزرائے اعظم پاکستان پہنچ چکے ہیں، چینی وزیر اعظم بھی پاکستان پہنچ چکے، پرتپاک استقبال کیا جا رہا ہے، اسلام آباد پنڈی کو سجا دیا گیا ہے، بڑی پوری دنیا کی نظریں ہیں اس SCO پر. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال ابھی تک واپس نہیں لی، جہاں تک میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اتنے لوگوں کا پاکستان میں آنا ایک عرصہ دراز کے بعد، اس موقع پر اس طرح کی کال نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ ہم نے پاکستان کی دنیا میں عزت بڑھانی ہے. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ ہمارے اندر کے کیا مسائل ہیں. سیاسی جماعتوں سے لڑائیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا لمحہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور 2-3 ممالک کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، انڈیا کے وزیر خارجہ یہاں پہ آ رہے ہیں، ایران کے نائب وزیر اعظم پریزیڈنٹ جو بل ہیں وہ آ رہے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری بگ پرسنالٹی آ رہی ہیں اور یہ کانفرنس ہو رہی ہے. تو اس موقع پر اگر کوئی ایک تو آپس میں سیاسی جماعتوں کے اختلافات تو اس موقع پہ بلا دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کانفرنس جو ہو رہی ہے، اس پہ خصوصی طور پر آپ داد دیں سپاہ سالار کو کہ جنہوں نے یہ ماحول فراہم کیا اور پوری دنیا میں جا کے پاکستان کو لوگوں کو بتانے میں کامیاب ہوئے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور یہ امن کا گوارا ہے. اور پھر موجودہ حکومت خصوصی طور پر سیکورٹی کے انتظامات پر جو ہیں ہمارے وزیر داخلہ صاحب انہوں نے بڑے اچھے کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے دن گزارے، خیر خیریت سے کانفرنس ہو جائے
पाकिस्तान में इसी की इज्जत है, हर पाकिस्तानी की इज्जत है, ये सियासी जमातों से बालातर चीज है। इस पे हमें अपने मुल्क के साथ सिंसियर होकर सोचना चाहिए तो ये बात और इस वक्त पाकिस्तान, ये नहीं देखना चाहिए कि मैं गौर कौन सी। कता कलामी के लिए माजरत अजीज अमर साहब, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान सबसे पहले, सियासत बाद में। वो अभी इजलास बुला के बैठे हैं, मुशावरत जारी हैं कि 15 अक्टूबर को हमने इस्लामाबाद में एहतजाज करना है, तो कोई उनको रोकने वाला, पूछने वाला नहीं है कि आप लोग कौन सी मखलूक हैं, कहाँ से उतरे हैं, कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि बैरूनी ममालिक से, आधी दुनिया से मेहमान आए हुए हैं यहाँ पर? देखें, अगर तो वो आज इस इजलास के बाद ये फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने ये एहतजाज नहीं करना, तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर इसमें मज़ीद रहते हैं तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने जो उनको इस वक्त तक जिस किस्म की नरमियां उनके साथ बरती हैं वो नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, इस्लामाबाद और जो है वो फौज ने कंट्रोल संभाला हुआ है, एफसी है, रेंजर है, हमारी पुलिस जो है वो वहाँ पे बड़े अच्छे इंतजामात करके बैठी है, तो इंशाअल्लाह ताला चिड़ी भी नहीं फड़केगी वहां पे। अच्छा। और अगर ये लोग इस तरह की हिम्मत करते हैं आने की या वहां से निकलते भी हैं, तो इनको ताकत के बलबूते पे रोकना होगा और इनके साथ जरा भी रियायत नहीं बरतनी होगी, इसलिए कि ये मुल्क की इज्जत का मसला है, ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है। तो लिहाजा उनको भी अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। उनको उनके जो करीबी दोस्त हैं जैसे मौलाना फजल रहमान या जमात इस्लामी वाले, उन्होंने भी ये उनको मशवरा दिया है कि इस मौके पर इस कॉन्फ्रेंस को आप इस अपने कॉन्फ्रेंस के मौके पर आप अपने एहतजाज को मौखर कर दें। अजीज अमान साहब, हम्माद अजहर साहब कल वीडियो मैसेज दे रहे थे कि हमें हमारे बानी तक रसाई नहीं दी जा रही, हमें मुलाकात करने नहीं दी जा रही, तो इस वजह से हम धावा बोलेंगे। देखिए, अगर बानी पीटीआई पे सिर्फ पाबंदी लगती मुलाकात की, तो फिर इनका एहतजाज बनता था कि एक बंदे के ऊपर ये पाबंदी क्यों लगाई गई है। ये सिक्योरिटी के पेश नजर ये कोल्ड जो हमारी वो है अडियाला जेल, उसको ऊपर उन्होंने मुकम्मल पाबंदी लगाई है 17 तारीख तक मुलाकातों पे। तो क्या अगर आप एक बंदे की वीआईपी की मुलाकात कराएंगे तो बाकी कैदी जो हैं वो लवारस हैं, वो क्या सोचेंगे? सही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एसओपी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। इनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह इनका भी कोई अच्छा इमेज नहीं जाएगा कि ये मुलाकात कर लें जाके और बाकी लोगों को मुलाकात की इजाजत ना हो। तो जिस तरह की हुकूमत की सिक्योरिटी के हवाले से पॉलिसियां हैं, उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मेरा ख्याल है कि उनके साथ मुकम्मल तावन करना चाहिए और कोई इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क का इमेज खराब हो या हमारी तरफ से वो गलत मैसेज जाए। अब लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत अब वो कहते हैं ना कि बड़ा पुरुम्मीद नज़र आ रही है। मौलाना साहब की भी कोई ख़तरनाक स्टेटमेंट नहीं आई, वो भी लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है उधर भी। बिलावल साहब कह रहे हैं 25 अक्टूबर से पहले पहले हम ये आईनी तरमीम करने में कामयाब हो जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, ये 25 से पहले मंजूर हो जाएगी। मौलाना साहब एग्री कर गए हैं। उन्होंने आज एक अपने टीवी बयान में भी कह दिया है कि वो इस तरमीम के से जो अपनी चीज़ें हैं वो शामिल करवा के तो फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं। और बाकी भी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने उनके खदशात जो हैं गवर्नमेंट ने दूर कर दिए हैं। और ये जो आईनी तरमीम है ये आईनी हवाले से बड़ी बेहतर है और आने वाले वक्त में इसके बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे। और ये हमारे मुल्क की जो है ना एक लोगों का अदलिया पे नाइतमाद और इस आए दिन की लड़ाइयाँ झगड़े, इस आईनी तरमीम से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि तफाज़ात तो हर एक को होते हैं, मिल बैठ के हल किए जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट के नंबर पूरे हो गए हैं, गवर्नमेंट इसको 25 से पहले कामयाब हो जाएगी इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में। और अगर मौलाना नहीं आते, एक थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, तो क्या फिर भी कर जाएंगे? फिर भी हो जाएगी, नंबर पूरे हैं। अच्छा, तो क्या पीटीआई के लोग टूटेंगे? पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो टूटे हुए हैं। टूटेंगे नहीं, टूटे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। लास्ट एक आखिरी मेरा आपसे सवाल है। आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब एक बड़ा रेला लाए थे कुछ दिन पहले इस्लामाबाद की तरफ, फिर वो पतली गली से डिग्गी में बैठकर रवाना हो गए थे, वापस चले गए थे। क्या अब दोबारा ये यलगार होगी या इस यलगार को ख़त्म करना चाहिए कि ये कैपिटल है, ये पूरे मुल्क की इज़्ज़त है, यहाँ पे इस तरह का ना हो मामला कि ये तासुर ना जाए कि एक सूबा वफाक पर चढ़ाई कर रहा है? ये इस पे कुछ बातचीत हुई है? आपके कुछ ज़राए बता रहे हैं?
देखिए ये बातचीत हुई है, अगर वो आइंदा इस तरह की हरकत करेंगे तो मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से उनको सख्त मुजम्मत का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है ना वो ये सोच रही है कि चूंकि ये एक सूबे का वजीर आला है और इस तरह का मैसेज ना जाए कि हमने एक वजीर आला के साथ कोई ज्यादती की है, वजीर आला साहब को भी सोचना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और अगर उन्होंने दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश की, इस्लामाबाद का माहौल खराब करने की कोशिश की और इस तरह के मामला किए, तो हुकूमत को, मेरी तो राय ही है ना, मेरी राय ये है कि हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक अच्छा माहौल मिला है। अभी देखे ना, सऊदी वजीर सरमायाकारी आए हुए थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया हुआ था, यहाँ पे बड़े मुआहदे हुए हैं, पाकिस्तान माशी तौर पे आगे जाना शुरू हो गया है, मुल्क के हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं, IMF ने आपका बजट मंजूर कर दिया है और कई प्रोजेक्ट बने, चाइना आपके साथ खड़ा है, UAE आपके साथ खड़ा है, सऊदी अरब आपके साथ खड़ा है। इस वक्त आपने लोगों में से जो बेचैनी पाई जाती है वो खत्म करने के लिए महंगाई को खत्म करना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करना है, आम आदमी की जिंदगी को आपने आसान बनाना है। इस वक्त आपने ये नहीं करने के आए दिन आप जलसे जुलूस लेके आए और लोगों के काम ना होने दे। खुदा के वास्ते मेरी इनसे भी गुजारिश है कि लोगों के हालात बदलने दे। आपने 4 साल जो लोगों के हालात खराब किए हैं, मुल्क के हालात खराब किए हैं, पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया में खराब किया है। अगर कुछ लोग आके इसको ठीक करना चाह रहे हैं तो उनको मौका फराहम करें कि वो ठीक करें, मुल्क बेहतर होगा, मुल्क की इज्जत होगी, मुल्क मजबूत होगा तो सब मजबूत होंगे। क्योंकि बहुत खूबसूरत बात की, बड़ा बेबाक अंदाज से आप जवाब दे देते हैं बगैर किसी डर खौफ के, तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि आपसे ये सवाल कर ही दूं। सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस है कि 3 बंदे खान साहब बानी PTI की ईमा पर गायब हैं, जिसमें सर फहरिस्त हैं कासिम सूरी साहब, मुराद सईद एंड जुल्फी बुखारी। क्या हमारे इदारे इनको खोज नहीं पा रहे? जुल्फी बुखारी तो जो बाहर बैठे, ये 2 बंदे कहाँ चले गए अवान साहब? देखें ये छुपे हुए हैं, डर के बैठे हुए हैं, जितने ये शेर बने हुए थे उतने ये डर के बैठे हुए हैं। और कासिम सूरी साहब जो है उनको भी असम्बली में बड़ी बढ़करें मारनी आती थी और बड़े जोशीले अंदाज में मुराद सईद भी तकरीर करता था, तो आए ना मैदान में, किधर हैं? और जुल्फी बुखारी पहले भी बाहर था, अब भी बाहर गया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसके साथ वही टोला था लुटमार करने वाला, जिन्होंने लुटमार की और लुटमार करके जाके वापस बैठ गया। इन्होंने कोई मुल्क के लिए अच्छा काम तो नहीं किया, पैसा लूटा, पैसा लूटने के बाद गायब हो गए। तो जब वो गायब हुए तो गवर्नमेंट को उनको ढूंढने की क्या जरूरत है? जब उनकी जरूरत होगी तो जिस खुड में है वहां से हाथ डाल के निकाल के भी ले आएंगे। हुकूमत की पहुंच से या अदारों की पहुंच से ना मुराद सईद दूर है ना कासिम सूरी दूर है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजीज अवान साहब ने अपना कीमती वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ दिया। इसी उम्मीद के साथ मेरा रुख आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।